हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ईशा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8 जो है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो देख के आपको सब कुछ चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर टॉपिक को आपको वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको सारा कंटेंट इस वीडियो से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हम देखेंगे सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, देन सेल थ्योरी क्या है, देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उसके बाद हम सेल की शेप्स देखेंगे, देन साइज़ देखेंगे और हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। फिर जो सेल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल कि सेल के अंदर होता क्या क्या है। उसमें हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखेंगे जो आप देख पा रहे हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अलॉन्ग विद देयर डायग्राम्स। डायग्राम्स को जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा सेल। अब देखिए, आप सबको पता है जो सेल आपका जो घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, इट इज़ मेड बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स। जो बहुत सारी ब्रिक्स को लगाया गया विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड, तो क्या हुआ, आपकी ब्रिक्स की हेल्प से आपका पूरा एक हाउस बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ब्रिक ना होती तो आपका हाउस भी ना बन पाता। तो जो ब्रिक है वो एक फंडामेंटल यूनिट हो गई है, एक एसेंशियल यूनिट हो गई है ऑफ अ हाउस। सिमिलरली जो सेल होता है इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। हमारी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो एक सेल के मिलने से बनी है। तो सेल का डायग्राम जब आप ऑब्जर्व करेंगे इन द माइक्रोस्कोप इट कैन सी लाइक दिस। तो ये जो कॉर्क सेल्स थे ये ऑब्जर्व किए गए थे बाय रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट। तो उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। उसके बाद देख लेते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की, कैसे पता लगा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल होता है प्रेजेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Then cell was discovered by Robert Hooke in 1665 after observing a piece of cork under a magnifying device। तो उन्होंने मैग्नीफाइंग से उन्होंने जूम इमेज देखी थी और जब इमेज देखी थी तो उनको पता लगा कि जो कॉर्क है उसके अंदर भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, सेल्स हैं, तो उन्होंने इसका नाम सेल दे दिया था। तो रॉबर्ट हुक ही गेव द टर्म विच इज़ कॉल्ड सेल। उसके बाद देखिए ये वही बताया जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ब्रिक वॉल का। आपको पता है एक वॉल कितनी सारी देखो ब्रिक्स से जॉइन होने से बनी है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है, चाहे वो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडी है, सबकी जो बॉडी है वो सेल्स के मिलने से बनी है। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज़ सेल थ्योरी, है ना। सेल के बारे में जो थ्योरी है वो किसने दी, तो 2 साइंटिस्ट वर देयर, स्क्लेडीन एंड श्वान। They proposed the cell theory. According to this, cells are the basic structural and functional unit of life। अगर cells ना होते तो हमारी लाइफ भी कुछ ना होती। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब की बॉडी जो है दे आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑलवेज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक सेल है उसके बाद दूसरा होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो पहले सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बाद ही न्यू सेल्स उनसे बनते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे। तो ये जो थी आपकी सेल थ्योरी थी जो साइंटिस्ट ने हमारे दी थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो 2 टाइप्स होती हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो लाइक दिस यू कैन डिफाइन। अब देखिए यूनी मीन्स 1, सेलुलर मीन्स सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ओनली 1 सेल इज प्रेजेंट,
दैट आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एग्जांपल होता है आपका अमीबा एंड पैरामीशियम। एंड ये दो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर ओनली सिंगल सेल इज फाउंड। जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं ये सब कौन परफॉर्म करेगा? अगर सिंगल ही सेल है ऑर्गेनिज्म में तो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। तो ये आते हैं आपके यूनिसेलुलर। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेलुलर में हम आ जाते हैं एनिमल्स होते हैं। वाई? बिकॉज आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई आर बॉडी इज़ नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ह्यूमन्स, काउ, रोज एक्सेट्रा। सो इन दीज ऑर्गेनिजम्स जो सेल्स होते हैं दिस शो डिवीजन ऑफ लेबर। दैट मीन्स एक सेल है वो डिवाइड करेगा, लेबर करता रहता है, डिवाइड करेगा, इट विल डिवाइड टू फॉर्म एंड मल्टीप्लाई मेनी सेल्स। तो दे आर इन्वॉल्व एंड एवरी सेल इज इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है सब बॉडी में हमारी फंक्शन कर रहे हैं एंड दैट्स व्हाई आवर बॉडी इज वर्किंग नाउ। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन यूनी एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक व्हाट इज शेप ऑफ द सेल, है ना। सेल की शेप क्या होगी? जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं अनियन पील, है ना। अनियन पील से ऑब्जर्व किया गया, साइंटिस्ट ने अनियन पील लिया और देखा गया कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं दुनिया में उनके अंदर एक डेफिनेट शेप होती है। दे हैव अ डेफिनेट शेप। ऐसा नहीं है कोई भी इरेगुलरली है। स्पेशल कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में और दिखेगा कि उनकी जो है एक प्रॉपर शेप दी गई है। तो सब कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि अमीबा में, है ना, उनकी कोई भी शेप नहीं होती, दे हैव नो शेप, इरेगुलर शेप होती है अमीबा की, वो हमें पता ही है। और उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन ब्लड सेल्स। हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, गोल गोल होते हैं, सर्कल शेप, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद आते हैं मसल सेल्स। तो ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप होती है, लाइक दिस यू कैन सी स्पिंडल, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रेन में। ब्रेन में जो हमारे कौन से सेल्स होते हैं? नर्व सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम। तो जो नर्व सेल्स होते हैं वो देखो आप इस शेप के होते हैं ना, ये जो ऊपर है ये डेंड्राइट्स होते हैं, फिर ये एक्सॉन होती है, सेल बॉडी होती है, देन बीच में आप सर्कल देख सकते हैं, दिस इज न्यूक्लियस। तो जो लॉन्ग शेप है इट इज़ एक्सॉन और नीचे जो होता है वो होता है साइनेप्सिस। इससे जो होता है केमिकल सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम अपर बॉडी टू लोअर बॉडी। तो ये नर्व सेल्स होते हैं। इसके बारे में आप डिटेल स्टडी यू विल डू इन योर लेटर क्लासेस। अभी तक आप यही ध्यान रखिए कि ह्यूमन नर्व सेल्स होते हैं, इनका इलॉन्गेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। तो आपने देखा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स। अब इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया जो सेल होता है इट इज़ एनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव कवरिंग। सेल को भी तो बचना चाहिए, है ना, प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है? उनके अराउंड एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो उनको शेप देता है और उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो तो वो सेल ख़राब ना हो और वो सेल ब्रेक ना हो पाए। तो ये फंक्शन होता है आपका सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, जो सेल के अराउंड होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइज़ ऑफ द सेल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन चीक सेल्स लिए गए हैं। तो इसको जब ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप तो ये सेल्स कुछ इस तरह के दिखाई दिए। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस होता है जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है इनका। उसके बाद जो बीच में लिक्विड पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और जो सेल के अराउंड एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो ये डायग्राम है ये आपका ह्यूमन चीक सेल्स का आपको दिख रहा है। उसके बाद इसमें पता लग रहा है कि जो सेल्स के हर कंपोनेंट है इनका अपना एक फंक्शन होता है ना। तो ये आपको डिफाइन किया गया कि सेल के अंदर क्या क्या होता है और वो कैसे प्रोटेक्टेड रहता है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो अभी तक देखा गया है वो बैक्टीरिया में है, दैट इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स। तो माइक्रोमीटर्स मीन्स बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया के अंदर। उसके बाद जो लार्जेस्ट सेल मिला है वो मिला है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का, जो साइज़ है आपका वो है 170 mm से इंटू 130 mm। तो उसकी लेंथ इतनी है और ब्रेड्थ इतनी है, तो देखो कितना बड़ा लार्जेस्ट सेल है ये।
तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो साइज़ ऑफ अ सेल है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ज़रूरी नहीं है साइज़, अगर ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा है तो उसका सेल भी बहुत बड़ा होगा, अगर छोटा है तो बहुत छोटा होगा। नहीं, सेल का जो साइज़ है वो ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम या एनिमल्स, जो हर एक ऑर्गन है वो सेवरल ऑर्गन सिस्टम का, जो ऑर्गन सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गन्स का बना है। जैसे देखो, एक सेल है, सेल इज़ फर्दर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ आगे जाके क्या बना देते हैं, टिश्यू सिस्टम। देन टिश्यूज़ सब मिलके ऑर्गन्स बनाएंगी, और जब पूरे ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे देन इट विल फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। जैसे आप देख सकते हैं हार्ट है ना, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, तो ये सब ऑर्गन्स है, पर ये एक सिस्टम में प्रेजेंट है। जैसे आप जो लंग्स हैं दे आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनीज़ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रेन है नर्वस सिस्टम। तो ये सिस्टम्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स है। तो हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक ऑर्गन सिस्टम का अपना फंक्शन है। हार्ट का अपना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का अपना फंक्शन है, रेस्पिरेटरी का अपना अलग है, एक्सक्रीटरी का भी अपना है। तो ऑर्गन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। हर टिश्यू का अपना फंक्शन है, मसल टिश्यूज़ का है ना, दूसरे टिश्यूज़ का अपना फंक्शन है। तो जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। और जो सिंगल सेल होता है वही सारे फंक्शन, क्योंकि सिंगल ही प्रेजेंट है तो जो सारे काम करेगा ऑर्गेनिज्म में वो सिंगल सेल ही करेगा। बट जो मल्टी सेलर होते हैं उसमें मैनी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है कि ये सेल तू ये काम करेगा और ये वाला सेल ये काम करेगा। तो चाहे डाइजेशन है उसके लिए अलग सेल्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, सर्कुलेशन के लिए अलग है, एक्सक्रीशन के लिए अलग है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अपने अलग सेल्स हैं। तो the organism which are made up of more than one cells, they are called multicellular. Examples are humans, crow, cow and etc. तो ये आपका बेसिकली डिफरेंस था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ सेल्स, है ना। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकेंड इज़ यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या हो जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियर मटेरियल अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो अंदर का सारा न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फैला होगा, जैसे कि ये बैक्टीरिया में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, यू मीन्स ट्रू सेल। तो इन सेल्स के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर वेल डिफाइंड मतलब मटेरियल साइटोप्लाज्म होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये बेसिकली होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में। उसके बाद हम आगे देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। जो हम सेल पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेल किस किस से जुड़कर बना है। तो जो सबसे पहले कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन। तो वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है जो सेल को सराउंड करके रखती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन और क्या फंक्शन करेगी, सिलेक्टिवली अलाउ करेगी एंट्री ऑफ ओनली सब सब्सटेंसेस। वो एक गेट की तरह काम करता है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें अंदर एंटर हो जाओ या सब चीज़ें बाहर निकल जाओ। ओनली सिलेक्टिव चीज़ों को वो अंदर आने देगी जिसको सेल को जिसकी ज़रूरत है, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल से बाहर जाने देगी। तो ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद इस वजह से ये चेक करके रखती है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकंड आपका कंपोनेंट आता है सेल वॉल। सेल वॉल का भी बेसिकली यही काम होता है प्रोटेक्शन का, पर ये एक दीवार की तरह काम करती है। ये और मोर हार्ड होती है एंड मोर प्रोटेक्शन देती है एज कम्पेयर टू सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है पॉलीसेकेराइड की, वो पॉलीसेकेराइड का कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, सेलुलोज, तो वो प्रेजेंट होती है इनमें, और इसको बोलते हैं सेल वॉल, जो प्लांट सेल को एनवायरमेंटल कंडीशन से बचा कर रखेगी। कोई भी एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ गई है, डिज़ास्टर आ गया है, फ्लड आ गया है, या हाई विंड्स है, स्टॉर्म्स है, कोई भी रीज़न है, तो प्लांट को जो बचा कर रखेगी वो है एक सेल वॉल।
उसके बाद आता है आपका थर्ड कंपोनेंट जो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द लिक्विड मटेरियल। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है वैसे ही जो प्लांट्स या इनकी बॉडी में, एनिमल सेल्स की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है। तो इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होगा। इट कंटेन्स, अब साइटोप्लाज्म ही होता है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स एंड एक्सेट्रा। वो हम देखेंगे कि क्या होता है वन बाय वन। उसके बाद जो मेन सेंटर होता है, मेन पार्ट जो है सेल का, वो है न्यूक्लियस। ये डेंस स्फेरिकल बॉडी होती है जो बहुत सेल के बिल्कुल अंदर सेंटर में प्रेजेंट होती है, और ये किससे सराउंडेड होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है? बाय पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पोरस क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ताकि एक्सचेंज ऑफ एयर होता जाए और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता जाए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है इसके लिए। और इसके अंदर स्फेरिकल बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और ये और चीज़ें भी कंटेन करती है जिसको बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और जो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है टू पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। उसके बाद देखेंगे अब हम ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के जीन्स या एनिमल बॉडी के जीन्स को कैरी करती हैं। जीन्स क्या होते हैं? जो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाय बर्थ पास होते रहते हैं, जिनसे, जैसे हम पेरेंट्स हैं, हमारे जो यंग वंस होंगे उनमें जो जीन्स जाएंगे, कैरेक्टर जाएंगे, वो पेरेंट्स के ही जाएंगे। ऐसे ही क्रोमोसोम्स होते हैं जो जीन्स कैरी करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस में। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द पैसेज, मतलब पास होते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो बच्चों में जो फीचर्स आएंगे वो पेरेंट्स के ही आएंगे, और वो किस प्रोसेस से आते हैं? बाय इनहेरिटेंस। उसके बाद जो जीन्स होते हैं, दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने बात की थी न्यूरॉन्स की, है ना, दे आर स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसी हमने बात की थी सेल की, कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ह्यूमन सिस्टम और बॉडी लिविंग सिस्टम। वैसे ही जीन्स होते हैं, ये फंक्शनल सिस्टम यूनिट किसके हैं? इनहेरिटेंस के। अगर जीन्स नहीं होंगी तो हमारी जनरेशन भी आगे कैसे पास करेगी? तो जो एंटायर लिविंग सब्सटेंस होता है सेल का, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल के अंदर जितना भी लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट है वो आपका प्रोटोप्लास्ट होता है। तो ये कुछ नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगला कंपोनेंट हमारा आता है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आपका याद रखना आपने, बेसिकली दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल्स में ये नहीं होते, नेग्लिजिबल होते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का, फूड को स्टोर रखते हैं ये। तो वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इन अ सेल, एंड इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट एंड विच स्टोर द फूड, एंड इन एनिमल सेल्स न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनफैक्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल होती है उसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, क्योंकि वैक्यूल भी तो किसी से सराउंडेड होगी जो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, तो उसका नेम होता है आपका टोनोप्लास्ट। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर भी एक फ्लूइड होता है, जैसे हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी, है ना। तो जो वुड वैक्यूल और इस टोनोप्लास्ट के अंदर का फ्लूइड होता है उसका नाम होता है सेल सैप। तो सेल सैप के अंदर ही आपके जो फूड कंपोनेंट होते हैं वो तैर रहे होते हैं और स्टोर होकर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड्स भी जो होते हैं आपका प्रेजेंस होती है इनकी ओनली इन प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में, नॉट इन एनिमल सेल्स। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके अंदर होते हैं ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है आपका क्लोरोफिल, जो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं जिनको, जिनकी वजह से जो ग्रीन प्लांट होता है, लीफ होता है, वो आपका ग्रीन कलर का होता है, और प्लांट्स आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। तो जो वो होता है वो इन्हीं की वजह से होता है, प्लास्टिड्स की वजह से। तो ये क्लोरोफिल ही होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? वो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑफ द सन, सनलाइट को, और ट्रैप करके इस एनर्जी को किस लिए यूज़ करता है?
टू मैन्युफैक्चर द फूड फॉर द प्लांट, फूड बनाने के लिए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उसके लिए आपका सबसे नेसेसरी चीज़ क्या होनी प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद जो प्लास्टिड्स होते हैं ये फर्दर 2 टाइप्स के हो सकते हैं आपके, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली कलरलेस होते हैं और ये बेसिकली फूड को स्टोर रखते हैं, बट जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देने का काम करेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे आर अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि वही है ना, क्योंकि इनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट ही तो एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है ना क्लोरोप्लास्ट में, तो वो किसके टाइप होंगे? क्रोमोप्लास्ट के होंगे, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होते हैं और वो सिर्फ फूड को स्टोर रखते हैं। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर भी 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना होते हैं ये स्टैक्स होते हैं सैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर कहाँ होता है? ग्रेना में होता है। और स्ट्रोमा जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिनके अंदर एंजाइम्स होंगे, स्टार्च ग्रेन्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी बोल देते हैं। ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। जो ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडीज़ के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनको बनाना और उनको पैक करना, स्टोर करना, वो इसका काम होता है RER का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और स्मूथ का जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है, बेसिकली ये स्टोर करता है और किस में हेल्प करता है? इन सिंथेसाइजिंग द फैट्स, जिसको लिपिड्स बोलते हैं। तो ये दोनों का फंक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है आपकी गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस बहुत सारे पैरेलल अरेंज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का बना होता है, जिसको बोलते हैं सिस्टर्ने। तो एक पैक बना होता है इनका, एक के ऊपर एक स्टैक लाइक ये अरेंज होते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। ये बेसिकली हेल्प करते हैं स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन में और पैकेजिंग में ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स। ये और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद आता है आपका लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है? ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत सारे एंजाइम्स को स्टोर करके रखते हैं। ये रिच होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक एसिडिक pH में एक्टिव होते हैं। हर pH पे वो काम नहीं करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और ये इनका काम क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। उसके बाद इनको एक और चीज़ बोला जाता है, दे आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ये सेल्स अपनी ही सेल्स को ख़त्म करने लग जाते हैं, तो इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है सेल का। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, इसके अराउंड 2 थिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से कवर्ड होके रखता है। और इसको स्पेशली बोला जाता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। जो सेल को मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इनर मेम्ब्रेन, जो मैंने बोला आपको 2 मेम्ब्रेन होती है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फोल्डेड होती है ना, वैसे ही इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है और वो क्या बना देती है? क्रिस्टे। याद रखना, सिस्टर्ने बनी थी गोल्जी अपरेटस में, यहाँ पे क्रिस्टे बनती है। और जो क्रिस्टे होता है उसका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में था, वो इंक्रीज करता था ना सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन, वैसे यहाँ पे भी ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। और ये ऐसी साइट होती है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि सेल्स प्रेजेंट है, और इस वजह से इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। इनके अंदर ये अपना खुद का सर्कुलर DNA होता है और ये डिवाइड कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन होता है अपनी एक बॉडी को ब्रेक करके 2 और 3 कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं फिजन प्रोसेस। तो आज का लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है? प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। सेकेंड पॉइंट, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल की पेरिफ्री पे होता है। पेरिफ्री मीन्स सेल की बाउंड्री पे प्रेजेंट होता है, पर जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है।
तो ये बात याद रखनी है आपको। थर्ड, जो प्लांट सेल्स है, मैंने बताया था प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं पर एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। वैसे ही आप वैक्यूल लिख सकते हैं यहाँ पे, वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल्स में नहीं होते। उसके बाद जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सिंगल लार्ज साइज, देखो वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, और एनिमल सेल्स में न्यूमरस स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ना के बराबर होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हो जाते हैं आपके एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में। उसके बाद आप ये डायग्राम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। प्लांट सेल आप देख सकते हैं ये थोड़ा रेक्टेंगुलर इन शेप होता है और एनिमल सेल थोड़ा सर्कुलर, सेमी सर्कुलर इन शेप होता है। तो इसमें आपने सारी ये लेबलिंग करनी है। जैसे आप देख सकते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल्स हैं, ठीक है, बीच में साइड में पेरिफेरी पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंटर पे नहीं होता, सेंटर में एनिमल में होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिख रहा है देखो कितना बड़ा यहाँ पर ये वैक्यूल प्रेजेंट है ना, 2 वैक्यूल्स हैं। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है। ऐसे ही एनिमल सेल पर आ जाओ, बीच में आपको सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देगा जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स कैरी करते हैं। साइड में आपको ऑर्गेनलीज दिखाई देंगी, जैसे कि आपको वैक्यूल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, गोल्जी बॉडीज़ होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, न्यूक्लियोलस हो गया आपका, सेंट्रियोल्स होंगे, है ना। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में। आई होप आपको ये चैप्टर इन नटशेल समझ आ गया हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन एंड लेट मी नो। तो जिन बच्चों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सबसे पहले तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी।